सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ठीक है, ये क्या है कि अगर हमारा कॉलम लॉन्ग हो तो उस केस में हमने क्या करना है, एक लोड कैरिंग कैपेसिटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर हमारा लॉन्ग कॉलम है तो इस सी आर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और फार्मूले से भी, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में। अब ये फैक्टर क्या है, फैक्टर की वैल्यू है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 इंटू वी क्या है, विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, एक ये फार्मूला और दूसरा ये 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 के मिनिमम क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना है, ठीक है, के का हमें पता है, रेडियम में जो रेडियस ऑफ मिनिमम गायरेशन है वो क्या होता है, अंडर रूट आई अपॉन ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए क्या है, एरिया ऑफ द बीम और सेक्शन। ठीक है, फिर आ गया मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ कितनी होती है अगर हमारे कॉलम की मतलब लेटरली रिस्टेन एट एंड। ठीक है, अगर वो लेटरली रिस्टेन है, एंड पे रिस्टेन हुए हैं, तो उस केस में जो हमारा एल अनसपोर्टेड होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 टाइम वी। ठीक है, अगर नॉट रिस्टेन्ड एट एंड तो उस केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 वी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, और ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी मैक्सिमम बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसी के इम्पोर्टेंट एम सी के साइड जितने भी ऊपर गिराए सारे एम सी यू है। ठीक है, फिर उसके बाद फुटिंग आ गया। फुटिंग में क्या इम्पोर्टेंट आ जाता है, अगर हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है, ऐसी होती है हमारी फुटिंग इस तरह से, है ना, तो ये हमारा आ गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल आ गया। ये आ गई विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन सही इस फुटिंग की, और ये आ गई डेप्थ। अगर हमारी डेप्थ लेस देन है विड्थ से तो वो हमारी शैलो फुटिंग हो जाएगी। अगर हमारी डेप्थ ज़्यादा है विड्थ से तो वो हमारी डीप फुटिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ऑल फाउंडेशन शुड बी लोकेटेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 0.5। जितने भी हम फाउंडेशन, ठीक है, डालेंगे उनके भी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 0.5 मीटर की तो होनी चाहिए, टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। ठीक है, इसमें कैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हम मिनिमम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, कौन से इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए, कौन से इफेक्ट, श्रिंकेज और स्वेलिंग के इफेक्ट को। फिर हमारा नेक्स्ट जो बनता है वो होता है कि डेप्थ जो हमारी होती है फुटिंग की, ठीक है, जो डेप्थ होती है वो कितनी, हम उसका फार्मूला निकालना अगर, ठीक है, कैलकुलेट करके वो आ जाएगा जो हमारा इंटेंसिटी है लोड की, स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेस की इंटेंसिटी और प्रेशर जो भी आ गया वो हो गया क्यू हमारा, क्यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर आया। फिर उसके बाद, ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है और ये सीधे फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, ये वैल्यू दी होगी हमें, साइन 530 दिया होगा, इंटेंसिटी दी होगी, फिर उसके बाद ये दिया होगा गामा की वैल्यू, यूनिट वेट, तो हमें डेप्थ निकालनी है। ठीक है, ये सिंपल है। फिर उसके बाद मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होता है, बीम के केस में होता है 25 mm, स्लैब के केस में होता है 20 mm, कॉलम के केस में होता है 40 mm और फुटिंग के केस में होता है 50 mm। फिर इसके बाद अब चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन फुटिंग। मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए फुटिंग के केस में। ठीक है, मिनिमम एरिया ऑफ कितना होना चाहिए, 0.15% ऑफ एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है, 0.15% होना चाहिए एरिया ऑफ फुटिंग के, किसके केस में, माइल्ड स्टील के केस में, और HYST के केस के में कितना होना चाहिए, 0.12% ऑफ द एरिया ऑफ जो पूरी हमारी फुटिंग का एरिया उसका 0.12%। HYST के केस में हाई यील्ड स्ट्रेंथ जो डिफॉर्म वार होते हैं उसके केस में, और 0.15% माइल्ड स्टील के केस में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर लीनियर इन डिज़ाइनिंग,
जो हमारा एक्चुअल तो ऐसे फुटिंग के केस में लीनियर नहीं होता, लेकिन हम फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस क्या करते हैं, इसको हम लीनियर मानते हैं ऑफ द आरसीसी फुटिंग। ठीक है, अगर हमारी थिकनेस ऑफ फुटिंग ऑन सॉइल, ठीक है, अगर वो सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रही है तो वो 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम? 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए अगर वो सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रही है हमारी फुटिंग। ठीक है, थिकनेस ऑफ फुटिंग हमारी अगर वो पाइल के ऊपर है, ठीक है, पाइल के ऊपर कैसे होगी? देखो, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और इधर हमने एक पाइल डाली है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, और हम अगर फुटिंग इसके ऊपर बना रहे हैं तो उस केस में 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, 300 तो मिनिमम होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए सॉइल के केस में, पाइल के केस में होनी चाहिए 300। ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, अगर हमारी ए फुटिंग ओवर द पाइल मिनिमम नॉमिनल कवर, उस केस में अगर वो, ठीक है, अगर वो हमारी जो फुटिंग है वो ओवर द पाइल है, उस केस में हमने मिनिमम नॉमिनल कवर कितना लेना है? 50 mm से कम नहीं होना चाहिए अगर वो पाइल के ऊपर रेस्ट कर रही है। अगर सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रही है तो लेस देन 75 mm नहीं होना चाहिए। ठीक है, 75 mm से कम नहीं होना चाहिए उस केस में। सो फिर हमारा अगला आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शंस फॉर बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट हम सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, शीयर फोर्स क्या होता है, ठीक है, पंचिंग के लिए कितना होता है। ठीक है, अब पहला केस पढ़ते हैं, जब हमारा व्हेन फुटिंग इज सपोर्टेड विद कंक्रीट कॉलम, पेडेस्टल और वॉल। ठीक है, हमारी जो फुटिंग है, ठीक है, ये हमारी फुटिंग है, इसके ऊपर जो सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो कॉलम है वो कंक्रीट का है या पेडेस्टल और वॉल है, उस केस में क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? वो होता है एट द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, फेस ऑफ कॉलम पे होता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। अगर हमारी वो जो हमारी फुटिंग है, ठीक है, वो हमारी मैसनरी है, ठीक है, वो ऊपर वाला केस था, इसका कंक्रीट की फुटिंग है, जैसे ये चीज़ है ना, अगर ये कॉलम कंक्रीट का है, ठीक है, उस केस में तो ये फेस पे हो गया। अगर ये मैसनरी वॉल है तो उस केस में कितना हो जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा? इस कॉलम का, जो हमारा कॉलम है इसके सेंटर और ये जो फेस है, इन दोनों के सेंटर में जो सेक्शन बनता है वो बनता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फुटिंग सपोर्टेड विद मैसनरी और वॉल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अगर हमारा व्हेन कॉलम इज सपोर्टेड ऑन गजट प्लेट, ठीक है, अगर गजट प्लेट पे हमारा कॉलम सपोर्ट है, उस केस में हम क्या लेंगे? जैसे ये हमारा कॉलम आ गया ऊपर, नीचे आ गई गजट प्लेट, उसके नीचे आ गई फुटिंग की थिकनेस, उस केस में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? जो हमारी गसट प्लेट है, गसट प्लेट के एंड और जो कॉलम का फेस है, इन दोनों के एंड बीच में जो सेंटर वाला पार्ट आता है ना, इन दोनों के सेंटर में होता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन इज एट द मिड ऑफ द फेस ऑफ द एज ऑफ द गसट प्लेट। जो गसट प्लेट है उसके एज और कॉलम के फेस के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इधर होता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मूवमेंट। फिर उसके बाद आ गया हमारा वन वे शीयर। क्या होता है वन वे शीयर? होता है हमारा, अगर नीचे हमारी फुटिंग डली है, ऊपर हमारा कॉलम है, ठीक है, वन वे शीयर होती है एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, ये हमारा आ गया फेस ऑफ कॉलम, इससे डी डिस्टेंस पे जो हमारा होता है, डी डिस्टेंस के डिस्टेंस पे हम लेते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, तो वो होता है हमारा सेक्शन फॉर द वन वे शीयर। इसका प्लान बताता हूँ मैं, प्लान कैसे बनेगा। ऐसे ये आ गई हमारी फुटिंग, ये आ गया बीच में कॉलम, ठीक है, उसके फेस से डी डिस्टेंस इधर आ गए, हम डी डिस्टेंस इधर आ गए, ठीक है, इधर सेक्शन ले लिया, इधर भी डी डिस्टेंस पे, इधर भी डी डिस्टेंस पे और इधर भी डी डिस्टेंस से, ये जो बनता है ना हमारा, ये बनता है एरिया फॉर द वन वे शीयर।
टू वे का लिए क्या हो जाएगा, टू वे शीयर को हम पंचिंग शीयर भी बोलते हैं। और इसके लिए हमारा क्रिटिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन वो हो जाएगा एट ए डिस्टेंस d/2, 1 के लिए d और 2y के लिए d/2। ठीक है, ये देख सकते हो डायग्राम से, दोनों साइड में d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। हमारा टू वे शीयर का ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कितना होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, ये हम लेते हैं एज्यूम करें इतना अप्रॉक्सीमेटली होता है। जो हमारा सेल्फ वेट फुटिंग होता है वो 10% होता है हमारा जो एक्सियल लोड ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो टोटल लोड क्या हो गया, जो हमारा लोड आ रहा है प्लस 10% ऑफ द जो एक्सियल लोड, टोटल लोड हो जाएगा 1.1 इंटू जो लोड है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फुटिंग सर्विस लोड और वर्किंग लोड इज कंसीडर। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आया है हमारे ए एग्ज़ाम में। फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फुटिंग, जब हम एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करते हैं तो हम जो लोड कंसीडर करते हैं वो हमारा होता है सर्विस लोड और वर्किंग लोड। ठीक है, सर्विस और वर्किंग लोड को हम कंसीडर करते हैं जब एरिया ऑफ फुटिंग हम निकालते हैं। अगर हमने फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, अगर हमने कैलकुलेट करनी है थिकनेस ऑफ फुटिंग तो अल्टीमेट लोड इज़ कंसीडर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अल्टीमेट लोड कंसीडर करते हैं। अगर हमने अल्टीमेट लोड इज़ कंसीडर, ठीक है, अगर हमने क्या करना, थिकनेस ऑफ फुटिंग करना, ऊपर वाला केस था अगर हमने एरिया ऑफ फुटिंग निकालना, नीचे वाला केस है अगर हमने थिकनेस ऑफ फुटिंग निकालनी है। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू वर्किंग लोड अपॉन जो हमारी बेरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो सॉइल की, ये करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। ये फॉर्मूला लोड अपॉन स्ट्रेस होता है ना, एरिया। तो फिर नेक्स्ट आ गया, ये हमारा शीयर स्ट्रेस की वैल्यू है यू। ठीक है, ये भी पूछता है कोई एमसीक्यू में। एलएसएम में फुटिंग है कि इसमें एलएसएम में कितनी होती है शीयर स्ट्रेस की वैल्यू, होती है 0.25 अंडर एफसी के वही है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। फिर उसके बाद WSM में होती है 0.16 अंडर एफसी के। और उसके बाद फिर हम थोड़ा और कर लेते हैं कवर, ट्रांसफ़र ऑफ लोड एट द बेस ऑफ कॉलम। ये हमने एक परमिसिबल वेयरिंग ऑफ कंक्रीट इन फुटिंग इज गिवन बाय फैक्टर, वेयरिंग फैक्टर जो आ जाएगा हमारा 0.45 एफसी के अंडर A1 अपॉन A2। A1 क्या होगा, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया कंसेंट्रिक। A2 आ गया एरिया ऑफ कॉलम और लोडिंग। ये हमने WSM के लिए पीछे पढ़ा ना, या फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, WSM क्या ट्रेडिशनल मेथड है ये। इसका एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी इसके विड्थ के काफ़ी बल्कि और ह्यूज स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें लेस डिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू लॉन्ग साइजेस, लेस क्रैक की विड्थ होती है ड्यू टू लो स्ट्रेस लेवल, और लॉस लो होता है, लॉस जो लो होता है परसेंटेज ऑफ स्टील डालते हैं वो भी हम लो डालते हैं, वो काफ़ी बल्कि होते हैं फिर उसकी वजह से। और जो स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, और जो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है वो होता है M=ES/EC, और जो लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो होता है वो होता है 280/3 सिग्मा CBC। फिर उसके बाद EC आ गया 5000 अंडर FC के। और ओल्ड कोड के अकॉर्डिंग था जो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, ठीक है, ओल्ड कोड के अकॉर्डिंग कितनी थी 5700 अंडर FC के, न्यू के अकॉर्डिंग थी 5000 अंडर FC के। फिर उसके बाद आगे जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होती है अंडर कांस्टेंट लोड इस क्रीप। ठीक है, क्रीप क्या होता है, जो कांस्टेंट लोड के, ठीक है, एक लोड लग रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होती रहती है धीरे धीरे धीरे। ठीक है, उसकी जो हम बोलते हैं उस इफेक्ट को होता है हमारा क्रीप। और जो क्रीप होता है टाइम डिपेंडेंट फैक्टर होता है, और इसकी जो वैल्यू है ये पेपर में पूछी जाती है। 7 डेज के लिए कितना होता है एक फैक्टर कोफिशिएंट, जो हमारा क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, 14 के लिए कितना होता है 21 डेज के लिए कितना होता है इस हिसाब से 2.2 1.6 1.1 2.2 1.6 1.1।
और ये क्रीप कोफिशिएंट ये क्या होता है, किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है हमारा क्रीप स्ट्रेन का अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद अगर हमने जंक्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी निकालना फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होता है 5000 √fck 1 प्लस थीटा। थीटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये होता है हमारा कोफिशिएंट फैक्टर, वही जो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। फिर इसके बाद जो मिनिमम हमने जो शॉर्ट टर्म में लिए बड़ा ओल्ड कोड के अकॉर्डिंग 5700 √fck, न्यू के अकॉर्डिंग 5000 √fck। और ये जो पीसीसी और आरसीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 15 होती है पीसीसी के लिए, और आरसीसी की मिनिमम होती है 20 M20 जो हमने यूज़ करना है। अगर सी वाटर की कंडीशन आ जाए तो उस केस में M20 हम यूज़ करते हैं पीसीसी के लिए, और आरसीसी के लिए M30 कर लेते हैं। और जो हमारा सिग्मा सीबीसी होता है वो क्या होता है, √fck/3 होता है, और जो सिग्मा सीसी की वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, ये आ गया बैंडिंग कंप्रेशन में, और ये आ गया डायरेक्ट कंप्रेशन, सीसी आ गया डायरेक्ट वाला, और ये सीबीसी आ गया बैंडिंग कंप्रेशन में। स्ट्रेस की वैल्यू ये होती है, वो क्या होती है fck/3, fck/4 होती है डायरेक्ट के केस में। fck वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फिर इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ये, ठीक है, मैंने सभी एक जगह लिख दी हैं। जो स्टील के केस में हम यूज़ करते हैं 1.78, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 हम लेते हैं। कंक्रीट के केस में बैंडिंग में लेते हैं, हमने देख सकते हो आप 3 यूज़ किया है इधर भी मैंने। ठीक है, मैंने क्या है कंक्रीट ने कोड नहीं दिया है। फिर उसके बाद कंक्रीट डायरेक्ट कंप्रेशन में आता है 4। फिर आ गया डिफरेंट वैल्यू, ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन टेंशन और इन कंप्रेशन के लिए इन टेंशन के 2 केस बनते हैं। अगर टाया 20 तक है, अगर टाया 20 से ज़्यादा है, पहला केस आ गया अगर 20 तक है तो उस केस में माइल्ड के लिए 140, मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए 190, और HYST के 2 415 या 500 जो स्टील कोई भी ग्रेड है तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू है। ये टेबल भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कर इसको भी हमने याद रखना। फिर उसके बाद आ गया LSM के केस में था 0.45 fck, 0.87 fy, XU लिमिट, और इस WSM में यही वैल्यू क्या होती है, सिग्मा CBC होती है। 0.87 fy को हमने किससे सिग्मा ST से करते हैं, और इस ऐसे क्रिटिकल और जो लिमिटिंग वाली है ये वैल्यू आपको पता, इसमें कोई इतना वो नहीं है खास कोई। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, बाकी अब नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।